नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हमें आरएसएसबी एलडीसी जो एग्ज़ाम है उसके लिए साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्बन तथा कार्बन के यौगिक, कार्बन के अपरूप, हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रीऑन, सीएनजी बहुलक और साबुन व अपमार्जक जो हैं इनके बारे में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हल करेंगे और एनसीईआरटी बेस्ड जो थ्योरी है उसको हम इसमें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है। पहला ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। कार्बन के अपरूप है उनके बारे में पूछा जाता है कि कौन सा कार्बन का अपरूप है और कौन सा कार्बन का अपरूप है वह नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं हीरा, ग्रेफाइट, बेंजीन, फुलरीन। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। बेंजीन जो है ये कार्बन का अपरूप है वह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बन के अपरूपों का चयन कीजिए। इसमें से कौन से हैं वह कार्बन के अपरूप होते हैं। पहला दे रखा है ग्रेफीन, फुलेरीन, कार्बोरंडम, डायमंड और कार्बाइन। तो कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही होगा। कार्बन के जो अपरूप हैं वह इसके अंदर कौन से होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही हो जाएगा। 1, 2, 4 और 5। कार्बोरंडम जो है यह कार्बन का अपरूप है वह नहीं होता है। कार्बोरंडम जो है यह किसको बोला जाता है, यह बोला जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को। सिलिकॉन कार्बाइड जो है इसको क्या बोला जाता है, कार्बोरंडम है वह बोला जाता है। यह सिलिकॉन और कार्बन का एक यौगिक है वह होता है। अगला, अब हमें जो कार्बन के अपरूप हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कार्बन के अपरूप जो हैं ये होते हैं दो प्रकार के। एक तो क्रिस्टलीय अपरूप होता है और एक होता है अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप की यदि हम बात करें तो वे अपरूप जिनमें कार्बन परमाणु निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंधकोण का निर्माण है वह करते हैं, उनको कहा जाता है क्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप जो हैं इनकी यदि उदाहरण की बात करें तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन जो हैं यह कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप के उदाहरण है वह होते हैं। तो ये भी आप याद रखना, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा क्रिस्टलीय अपरूप है कार्बन का, कौन सा अक्रिस्टलीय अपरूप है। अब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप की। तो वे अपरूप जिनमें कार्बन परमाणु जो हैं यह निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है इनकी, ये होते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप। उदाहरण की यदि हम बात करें तो कोल, कोक, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल और गैस कार्बन, ये सभी जो हैं यह अक्रिस्टलीय अपरूप के उदाहरण है वह होते हैं। ये कार्बन के जो अपरूप हैं ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं सभी, तो इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को याद है वह रखना। अगला क्वेश्चन दे रखा है कार्बन है। कार्बन जो है वह क्या है, एक त्रिसंयोजक दे रखा है, चतुसंयोजक दे रखा है, एक संयोजक, द्विसंयोजक। तो कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। कार्बन जो है इसकी संयोजकता है वह कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता है वह होती है 4। कार्बन की संयोजकता है वह कितनी होती है, ये होती है 4। कार्बन जो है इसको आवर्त सारणी के अंदर इसका जो परमाणु क्रमांक है वह कितना है, इसका परमाणु क्रमांक है वह होता है 6। और इसको किससे दर्शाते हैं, सी से इसको दर्शाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कार्बन का वह क्या होता है, तो वह होता है 1s2 2s2 2p2। यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह होता है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछा जाता है, तो यह भी आप याद रखना। कार्बन की ज्यामिति जो है, कार्बन की ज्यामिति जो है यह समचतुष्फलकीय है वह होती है। समचतुष्फलकीय है वह कार्बन की ज्यामिति है वह होती है। कार्बन जो है इसकी 4 संयोजकताएं हैं वह होती हैं और प्रत्येक संयोजकता है इसके मध्य कोण इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं वह होती हैं और प्रत्येक संयोजकता के मध्य कोण है वह कितना होता है, प्रत्येक संयोजकता
के मध्य कोण है वह कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपरूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है? इसमें से कार्बन का कौन सा अपरूप है जो दृढ़ त्रिविम संरचना के अंदर होता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ग्रेफाइट दे रखा है, फुलेरिन दे रखा है, हीरा दे रखा है और काजल। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। हीरा जो है यह दृढ़ त्रिविम संरचना के अंदर होता है। इसी संरचना के कारण हीरा जो है यह बहुत ही कठोर भी होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण है? ग्रेफाइट जो है इसकी अपेक्षा हीरा है वह अधिक कठोर होता है, इसका कारण है वह क्या होता है? तो यह होता है हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। जो हीरे की दृढ़ त्रिविम संरचना है वह होती है, जिसके कारण हीरा जो है वह ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर है वह होता है। अब डायमंड जो है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनकी बात कर लेते हैं। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना जो है इसका निर्माण है वह करता है। यह कार्बन का अति शुद्ध रूप है। हीरा जो है यह कार्बन का अति शुद्ध रूप है वह होता है। हीरे के अंदर कार्बन व कार्बन के मध्य की दूरी जो है वह कितनी होती है? वह होती है 1.54 एंगस्ट्रॉन है वह यहाँ पर लिख लेना। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी। हीरा जो है यह विद्युत का कुचालक होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीरा है यह विद्युत का कुचालक क्यों होता है? तो इसका आंसर ये होगा कि कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ी रहती हैं, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वह इसके अंदर नहीं होता। कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं इसके अंदर अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ी रहती हैं, जिस कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह नहीं होते हैं। इसी कारण यह विद्युत का कुचालक है वह होता है। हीरे का जो गलनांक है वह कितना होता है? हीरे का गलनांक होता है 3843 केल्विन जो है वह हीरे का गलनांक है वह होता है। हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंधों का त्रिविम जाल होता है, इस कारण यह अत्यधिक कठोर है वह होता है। और अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है वह कौन सा है? वह होता है डायमंड हीरा। आगे बात करें तो शुद्ध कार्बन जो है इसको अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके ही हीरे को संश्लेषित है वह किया जा सकता है। इसके बाद हीरे के जो उपयोग हैं, हीरे का उपयोग किस किस में किया जाता है? कांच को काटने का जो कटर है इसके रूप में हीरे का उपयोग होता है। चट्टानों एवं पत्थर काटने की जो मशीन है इसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। फोनोग्राम की सुई बनाने में इसका उपयोग है वह किया जाता है। तो हीरे के ये 3 उपयोग हैं, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए हैं। ये तीनों उपयोग है वह इसके होते हैं। इसके बाद में अगला है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किसकी परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं? कार्बन परमाणु जो हैं वह किसकी परतों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं? पंचकोणीय वलय, षटकोणीय वलय, सप्तकोणीय वलय और अष्टकोणीय वलय। कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, षटकोणीय वलय। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है इसके अंदर षटकोणीय तल हैं वह एक दूसरे के ऊपर हैं वह व्यवस्थित रहते हैं और परतीय जो संरचना होती है उसका निर्माण है वह इनके द्वारा किया जाता है। एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर परतीय संरचना का निर्माण है वह किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन का कौन सा प्रूफ है जो परतीय संरचना बनाता है? तो कौन सा है? ग्रेफाइट जो है वह इसके अंदर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट की विभिन्न परतें एक साथ आयोजित रहती हैं आयनिक बंध से, दुर्बल वांडरवाल्स बंध से, धात्विक बंध से, सहसंयोजक बंध से। कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही होगा? ग्रेफाइट की जो परतें होती हैं इनके मध्य होता है कौन सा बंध? दुर्बल वांडरवाल बंध जो है वह इनके मध्य होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। दोनों परतों के मध्य कौन सा बल है वह होता है? दुर्बल वांडरवाल बल है वह होता है। और इनकी जो ये परतें होती हैं इनके मध्य दूरी है वह अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है? एक परत जो है वह दूसरी परत पर फिसल सकती है। इसी कारण ग्रेफाइट का जो प्रयोग है वह शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। शुष्क स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग है वह किया जाता है।
आगे हम इसके उपयोग जो हैं वो पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे, यहीं पर पढ़ लेते हैं। ग्रेफाइट जो है इसका उपयोग है वह कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो ग्रेफाइट का उपयोग जो हमारे लिखने की जो पेंसिल होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। पेंसिल में इसका उपयोग है वह किया जाता है। शुष्क स्नेहक के रूप में, शुष्क स्नेहक के रूप में इसका उपयोग है वह किया जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में काम आता है। लोहे की वस्तुओं पर, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में इसका उपयोग है वह किया जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें जो नाभिकीय परमाणु भट्टी होती है, इसमें मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में इसका उपयोग है वह किया जाता है, इसका उपयोग है वह होता है। एक अन्य उपयोग की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रोड बनाने में भी इसका उपयोग है वह होता है। इलेक्ट्रोड बनाने में इसका उपयोग है वह किया जाता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट इसके उपयोग हैं, वो आपको याद रखने हैं। एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। ग्रेफाइट के जो उपयोग हैं वह कौन कौन से हैं? पेंसिल बनाने में होता है, शुष्क स्नेहक के रूप में लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में, नाभिकीय परमाणु भट्टी के मंदक के रूप में, और इलेक्ट्रोड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट जो है इनकी जो परतें हैं, परतों के मध्य दुर्बल वांडरवाल्स बल जो हैं वह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन को छांटना है। पहला है ग्रेफाइट की परतीय संरचना होती है। इंपॉर्टेंट है ये, पहला ये आप याद रखना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। 2016 के अंदर जो एलडीसी एग्जाम हुई थी आरपीएससी द्वारा, 2016 में जो एलडीसी की जो एग्जाम आयोजित की गई थी उसमें ये क्वेश्चन है वह पूछा गया था कि कार्बन की परत संरचना वाला जो अपर रूप है वह कौन सा है? तो वह कौन सा है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट को एक स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ग्रेफाइट विद्युत प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर असत्य दे रखा है? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर 4 जो है वह इसके अंदर असत्य है वह दिया गया है। ग्रेफाइट जो है इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वह उपस्थित होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वह ग्रेफाइट के अंदर उपस्थित होते हैं, और दोनों परतों के मध्य ये उपस्थित होने के कारण ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक है वह होता है। विद्युत का सुचालक जो है वह ग्रेफाइट होता है। अगला है, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है। ग्रेफाइट जो है इसको इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? हीरा, वाटर गैस, फुलरिन और क्राउन ईथर। तो ये प्राप्त होता है फुलरिन। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसके अंदर सही होगा। फुलरिन जो है इसकी यदि हम बात करें तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी जो संरचना है वह कैसी होती है? इसकी संरचना है वह होती है फुटबॉल जैसी। फुलरिन जो है इसकी संरचना है वह कैसी होती है? फुटबॉल जैसी इसकी संरचना है वह होती है। उसके बाद में यदि हम बात करें सर्वाधिक स्थायी फुलरिन है वह कौन सा होता है? तो वह होता है C60। सर्वाधिक स्थायी जो है वह कौन सा होता है? C60 है वह होता है। और इसी C60 को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, बकमिंस्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो फुलरिन जो है इसकी संरचना है वह फुटबॉल जैसी होती है, और इसका सर्वाधिक स्थायी जो है वह कौन सा होता है? C60 जो है फुलरिन वह सर्वाधिक स्थायी होता है, जिसको क्या कहा जाता है? बकमिंस्टर फुलरिन है वह इसको कहा जाता है। C60 जो है इसकी यदि हम संरचना की
बात करें तो इसके अंदर 32 फलक होते हैं, 32 फलक होते हैं, जिसमें से 20 फलक जो हैं वह होते हैं षटकोणीय, 20 फलक जो हैं वह इसके अंदर होते हैं षटकोणीय, और 12 फलक जो हैं वह इसके अंदर होते हैं पंचकोणीय। पंचकोणीय पंचकोणीय जो है वह होते हैं। C60 जो है इसकी यदि हम बात करें तो ये विद्युत का कुचालक है वह होता है, विद्युत का कुचालक है वह होता है। और इसके मध्य कार्बन कार्बन बंध जो लंबाई है वह कितनी होती है, कार्बन कार्बन बंध लंबाई है वह होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम है वह होती है। उसके बाद में फुलरिन जो है इसके यदि हम उपयोग की बात करें, किस किस में इसका उपयोग है वह किया जाता है, तो पहला ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्राकृतिक गैस जो है इसके शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, प्राकृतिक गैस जो है इसके शुद्धिकरण में इसका उपयोग है वह होता है। आणविक बेरिंग में इसका उपयोग होता है, आणविक बेरिंग जो है इसके अंदर इसका उपयोग है वह किया जाता है। तो ये दोनों उपयोग हैं वो आप इसके याद रखना। अगला है कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन, कार्बन का कौन सा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो आप सभी जानते हैं ग्रेफाइट है वह होता है। ग्रेफाइट जो है इसकी दोनों परतों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह उपस्थित होते हैं, इस कारण ये विद्युत का सुचालक है वह होता है। अगला है कौन सा उष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप है। इनमें से कौन सा उष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरिन, कार्बन ब्लैक, तो कौन सा होगा, ग्रेफाइट जो है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही कथनों का चयन है वह करना है। पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट उष्मा व विद्युत का अच्छा चालक है। ग्रेफाइट उष्मा का अच्छा चालक है परंतु विद्युत का कुचालक है। डायमंड उष्मा का अच्छा चालक है परंतु विद्युत का कुचालक है। डायमंड उष्मा व विद्युत का कुचालक है। कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा है जो सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ग्रेफाइट जो है यह उष्मा व विद्युत का अच्छा चालक है वह होता है। डायमंड है यह उष्मा का अच्छा चालक होता है परंतु विद्युत का यह कुचालक है वह होता है। अगला है पेंसिल का लेड बना होता है, पेंसिल का जो लेड है वह किसका बना होता है, तो यह बना होता है ग्रेफाइट का, ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। अगला है कार्बन का कौन सा अपर रूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप है वह रखता है। जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप है वह कौन सा रखता है, ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन, कार्बन, नैनोट्यूब, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर, फुलेरिन, ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है फुलेरिन का उपयोग है वह किया जाता है। फुलेरिन जो है इसका उपयोग किसमें करते हैं, प्राकृतिक गैस के शोधन में, इलेक्ट्रोड के निर्माण में, चट्टानों और पत्थरों को काटने में, जेवरात के निर्माण में। तो प्राकृतिक गैस जो होती है इसके शोधन में उपयोग किया जाता है फुलेरिन का, ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थायी फुलेरिन है, सबसे अधिक स्थायी फुलेरिन जो है वह कौन सा होता है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। C60 जो है यह सबसे स्थायी फुलेरिन है वह होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कार्बन के एक अपरूप फुलेरिन में होते हैं, कार्बन का जो एक अपरूप है फुलेरिन उसके अंदर क्या होते हैं, 16 6 सदस्य वलय तथा 16 5 सदस्य वलय, 18 6 सदस्य वलय तथा 16 5 सदस्य वलय, 12 6 सदस्य वलय तथा 20 5 सदस्य वलय, 20 6 सदस्य वलय तथा 12 5 सदस्य वलय, तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वह इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसके अंदर सही होगा। 20 फलक जो हैं वह इसके अंदर क्या होते हैं, षटकोणीय होते हैं, C60 जो होता है इसमें, और 12 फलक हैं वह क्या होते हैं, पंचकोणीय है वह होते हैं। अगला है, फुलेरिन में कार्बन की संकरित अवस्था है, फुलेरिन जो है इसके अंदर कार्बन की संकरित अवस्था है वह कौन सी होती है, ऑप्शन दे रखे हैं sp2 sp3 d2 sp3 sp3 d2, कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, sp2। अगला है, भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली होना दर्शाती है,
भोजन बनाते समय जो बर्तन की कली है वह बाहर से तली जो है वह बाहर से काली हो जाती है, इसका कारण है वह क्या होता है? तो इसका कारण होता है ईंधन जो है वह पूरी तरह से नहीं जल पाता है। अपूर्ण ईंधन का दहन जो होता है इसके कारण यह होता है, और कार्बन की जो कालिस है वह बर्तन की तली पर चिपक जाती है। अगला है हाइड्रोकार्बन के जलने से निर्मित है वह होता है। हाइड्रोकार्बन जो है इनके जलने से क्या निर्मित होता है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी, नाइट्रोजन एवं पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं पानी। तो हाइड्रोकार्बन जो है इनके जलने से क्या निर्मित होता है? CO2 और पानी। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। हाइड्रोकार्बन जो है ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन जो है वह क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक जो होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन है वह कहा जाता है। अब हमें हाइड्रोकार्बन जो है इनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। इनको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो विवर्त श्रृंखला युक्त और एक बांटा है जाता है सवरित श्रृंखला युक्त। इनको अचक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है और सवरित है इनको चक्रीय हाइड्रोकार्बन है वह भी कहा जाता है। ये जो विवर्त श्रृंखला युक्त हैं इनको एलिफेटिक भी बोला जाता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त है इसके अंदर क्या आता है? इसमें आती है एल्केन। संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है इसके अंदर होता है कि जो कार्बन कार्बन है इनके मध्य एकल बंध है वह पाया जाता है, उसको कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें मेथेन और एथेन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो एल्कीन, एल्कीन जहां पर डबल बॉन्ड पाया जाए कार्बन कार्बन के मध्य। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो एथीन और प्रोपीन। उसके बाद में बात करते हैं हम एल्काइन। एल्काइन जो है इसके अंदर क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड है वह कार्बन कार्बन के मध्य पाया जाता है, और इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो प्रोपाइन है। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और आप लिख लेना, एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है वह भी इसका उदाहरण है वह होता है। उसके बाद सवरित श्रृंखला युक्त या चक्रीय हाइड्रोकार्बन है, इनको भी दो भागों के अंदर बांटा जाता है, एक तो होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एक होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये जो एलिसाइक्लिक जो होते हैं ये एलिफेटिक भी होते हैं, ये एलिफेटिक भी होते हैं। एलिफेटिक भी होते हैं, ये भी आप याद रखना। और इनकी विशेषता की बात करें तो ये बिना धुएं के साथ जलते हैं, इसका एग्जाम्पल है वह हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि साइक्लोहेक्सेन जो है वह किसका उदाहरण है? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का है? तो ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। उसके बाद में एरोमेटिक की बात करें तो ये धुएं के साथ में ये जलते हैं, धुएं के साथ में ये जलते हैं, और धुआं भी कैसा? काले धुएं के साथ, काले धुएं के साथ ये जलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल बेंजीन। बेंजीन जो है वह हो जाएगा इसका एग्जाम्पल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। अगला क्वेश्चन है प्रोपेन के अणु में कार्बन कार्बन बंधों का और कार्बन हाइड्रोजन बंधों से अनुपात है वह कितना होता है? प्रोपेन जो है इसके अणु के अंदर कार्बन कार्बन के बंध और कार्बन हाइड्रोजन के जो बंध हैं इनसे अनुपात है वह हमें पूछा गया है। सबसे पहले यदि हम बात करें कोई भी अणु है उसके अंदर कार्बन परमाणु की संख्या यदि 1 है तो उसे बोला जाता है मेथ। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो उसे बोला जाता है एथ। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो उसको बोला जाता है प्रोप। कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ब्यूट। कार्बन परमाणु की संख्या 5 है तो उसको क्या बोला जाता है? यदि कार्बन परमाणु की संख्या 5 है तो उसको बोला जाता है पेंट। कार्बन परमाणु की संख्या यदि 6 है तो उसे बोला जाता है हेक्स। कार्बन परमाणु की संख्या यदि 7 है तो उसको बोला जाता है हेप्ट। कार्बन परमाणु की संख्या यदि 8 है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ऑक्ट। कार्बन परमाणु की संख्या यदि 9 है तो उसको बोला जाता है नॉन, और कार्बन परमाणु की संख्या यदि 10 है तो उसे बोला जाता है डेक।
तो प्रोपेन जो है इसके अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या है वह कितनी होगी, 3 है वह होगी। एक और आप याद रख लें, एल्केन, पीछे हम पढ़ चुके हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो प्रोपेन जो है वह किसका उदाहरण होगा, प्रोपेन है, ये होगा एल्केन का उदाहरण। और इसके अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध है वह होता है। तो प्रोपेन जो है इसके अंदर कितने कार्बन होंगे, इसमें 3 कार्बन आएंगे, 3 कार्बन जो है वह इसके अंदर होंगे। कार्बन की यदि संयोजकता की बात करें तो कार्बन की संयोजकता है वह 4 होती है। तो ये इसकी संयोजकता पूरी कर देते हैं, 1 2 3 और 1 ये हो जाएगी 4। इसकी बात करें तो इसकी संयोजकता की यदि हम बात करें तो इसकी एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो जाएगी और एक ये, इसकी चारों संयोजकताएं पूरी हैं वह कर देते हैं। इसमें यहां पर लिख देते हैं हाइड्रोजन। तो ये है वह हो गया प्रोपेन। तो इसके अंदर कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 8 हाइड्रोजन जो है वह इसके अंदर हो गए। कितने हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन। इसने पूछा है कि कार्बन कार्बन बंधों का, कार्बन कार्बन के मध्य इसके अंदर कितने बंध है वह दिए गए हैं। कार्बन कार्बन की यदि बात करें तो एक तो ये बंध हो गया और एक ये बंध हो गया। कार्बन और कार्बन के मध्य कितने बंध हैं, 2 बंध है वह दिए गए हैं। उसके बाद में अनुपात किसका पूछा है, कार्बन और हाइड्रोजन बंधों के साथ। कार्बन और हाइड्रोजन का एक तो ये बंध हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो कितने हो गए, 8 बंध ये हो गए। कार्बन हाइड्रोजन के मध्य कितने बंध हो गए, 8। तो इनका अनुपात है वह कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो इसका अनुपात आ जाएगा 1:4। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें होते हैं। प्रोपेन का आणविक सूत्र जो है वह कितना है, C3H8 होता है। इसमें होते हैं 9 सहसंयोजक बंधे, 10 सहसंयोजक बंधे, 8 सहसंयोजक बंधे, 11 सहसंयोजक बंधे। तो पीछे हमने पढ़ा है प्रोपेन जो है इसके अंदर क्या होता है, कार्बन और कार्बन जो है इनके मध्य होते हैं 2 तो, और कार्बन और हाइड्रोजन है इनके मध्य कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 और 2 कितने हो गए, 10 होते हैं। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। 10 से सहसंयोजक बंध जो है वह प्रोपेन के अंदर हो जाएंगे। उसके बाद में प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन जो है इसका रासायनिक सूत्र है वह क्या होता है, 3 तो सी है तो C3 और हाइड्रोजन कितने हैं, 8, C3H8। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्री ऑन 12 का सूत्र है। फ्री ऑन 12 जो है इसका सूत्र है वह क्या होता है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सही होगा 1, CF2Cl2 जो है वह फ्रीऑन 12 का सूत्र है वह होता है। फ्रीऑन जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रीऑन जो है वह किसको कहा जाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है इसको फ्रीऑन कहा जाता है। ये आपके सिलेबस में भी दिया गया है ये, तो इसके बारे में बात करते हैं। क्लोरोफ्लोरो कार्बन को फ्रीऑन है वह कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। CFC जो है इसकी यदि हम बात करें तो CFC जो है इसका निर्माण किससे होता है। CFC जो है ये इनसे मिलकर बनी होती है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़कर किसका निर्माण है वह करते हैं, CFC का निर्माण है वह करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। उसके बाद में हमें फ्रीऑन के निर्माण की यदि हम बात करें तो CCl4 की अभिक्रिया हम करवाते हैं HF हाइड्रोजन फ्लोराइड से। किसकी अनुपस्थिति के अंदर करवाते हैं, SbCl5 की अनुपस्थिति में यदि इसकी हम अभिक्रिया करवाते हैं तो CCl3F प्लस HCl। ये जो हमें मिली है ये मिली है फ्रीऑन 11। फ्रीऑन 11 जो है हमें मिली है। CCl4 जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कार्बन टेट्रा
क्लोराइड जो है वह इसको कहा जाता है। HF जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड है वह इसको कहा जाता है। इसकी अभिक्रिया जब हम करवाते हैं SbCl, सॉरी ये SbCl5 है, SbCl5 की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें फ्रियोन 11 जो है वह प्राप्त होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रियोन 12 का सूत्र है वह क्या है, तो ये CF2Cl2 होता है। फ्रियोन 11 का सूत्र क्या हो जाएगा, फ्रियोन 11 जो है इसका सूत्र है वह क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा CCl3F या CFCl3 जो है वह इसका सूत्र हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं फ्रियोन 112 का जो सूत्र है वह क्या होता है, इसका सूत्र होता है C2F2Cl4। ये सभी NCERT की बुक में दे रखे हैं। फ्रियोन 113 का यदि आपसे एग्जाम में सूत्र पूछे तो क्या होता है, C2F3Cl3 जो है ये होता है किसका सूत्र, C2F3 किसका होता है, फ्रियोन 113 का। उसके बाद में बात कर लेते हैं फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका उपयोग है वह कहाँ कहाँ पर होता है। तो इसका उपयोग सबसे पहला तो हो जाएगा अक्रिय विलायक के रूप में, अक्रिय विलायक के रूप में इसका उपयोग होता है, अक्रिय विलायक के रूप में इसका उपयोग है वह होता है। उसके बाद में इसके उपयोग की यदि हम बात करें तो रेफ्रिजरेटर जो हैं इनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। एयर कंडीशनर जो हैं वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। और जो शीत संग्राहक होते हैं, शीत संग्रहागार जो होते हैं इसके अंदर प्रशीतक के रूप में इसका उपयोग है वह किया जाता है। तो ये आप क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है या फ्रियोन है इसके बारे में ये फैक्ट है, ये NCERT के अंदर दे रखे हैं, इन सभी को आप याद रखना। उसके बाद में है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, यह उत्प्रेरक हो सकता है। कौन सा उत्प्रेरक है वह यह होगा लोह धातु, आयरन ऑक्साइड, निकल धातु और सक्रिय कार्बन। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, निकल धातु। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। नोदक या रॉकेट जो होते हैं इसके अंदर ईंधन के रूप में किसका उपयोग है वह किया जाता है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसमें द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन जो है इसका प्रयोग होता है। अगला है पेट्रोल में होता है, पेट्रोल जो है इसके अंदर क्या होता है, ऑप्शन दे रखे हैं कार्बन और प्राणवायु, उदजन किसको बोला जाता है, उदजन है यह बोला जाता है हाइड्रोजन को, या प्राणवायु नत्रजन या प्राणवायु कार्बन या उदजन। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। कार्बन और हाइड्रोजन जो है इनसे मिलकर क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन है वह बनते हैं, और हाइड्रोकार्बन जो है इसका एग्जाम्पल क्या होता है, पेट्रोल जो है वह होता है। टेट्रा इथाइल लेड TEL पेट्रोल में मिलाया जाता है। TEL जो टेट्रा इथाइल लेड है यह पेट्रोल के अंदर क्यों मिलाया जाता है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अप स्फोटन रोधी दर को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग है वह इसके अंदर किया जाता है। अगला है पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाने पर क्या होता है, पेट्रोल के अंदर एथिलीन डाइब्रोमाइड जो है यह मिलाने पर क्या होता है, तो यह लेड ऑक्साइड के विलोपन, लेड ऑक्साइड जो है इसके विलोपन में सहायता है वह मिलती है, ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। अगला है प्रशीतक के 4 सामान्य प्रकारों में कौन सा उच्चतम ओजोन अवक्षेप क्षमता रखता है। प्रशीतक जो होते हैं इसके 4 प्रशीतक के 4 सामान्य प्रकार हैं, उनमें से कौन सा जो है वह उच्चतम ओजोन अवक्षेप क्षमता है वह रखता है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो है यह सर्वाधिक ओजोन परत को नुकसान है वह पहुंचाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विषय में निम्न में से एक तथ्य सही नहीं है, कौन सा इसके अंदर तथ्य, 4 तथ्य दे रखे हैं, कौन सा CFC जो है जिसको फ्रियोन भी बोला जाता है इसके बारे में सही नहीं है।
ऑप्शन दे रखा है ये वाष्पशील कार्बन यौगिक हैं, इन्हें फ्रीओन भी कहते हैं, ये वायुमंडल में ओजोन परत की सुरक्षा करते हैं। 3 नंबर ऑप्शन है सत्य है। ओजोन परत की सुरक्षा नहीं करते हैं, ओजोन परत को ये नुकसान पहुंचाते हैं, ओजोन परत को नुकसान है वह पहुंचाते हैं। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह किन से बनते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं केवल कार्बन से, केवल कार्बन व क्लोरीन से, केवल कार्बन क्लोरीन व फ्लोरीन से, केवल क्लोरीन व फ्लोरीन से। तो किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन से। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है एरोसोल स्प्रे बनाने में, विलायकों के रूप में, प्रशीतकों के रूप में, उपयुक्त सभी में। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वैसे होगा। इन सभी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इनका उपयोग किया जाता है। अगला है रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर जो है इसके अंदर किसका उपयोग किया जाता है? नियोन, फ्रियोन, आर्गन, ओजोन। तो किसका होगा? फ्रियोन, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहा जाता है। इसका उपयोग हम रेफ्रिजरेटर में करते हैं। रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर जो है इसके अंदर ठंडा करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? मीथेन का, अमोनिया का, नाइट्रोजन का, कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें उपयोग किया जाता है अमोनिया का। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है डाईफ्लोरोमीथेन Cl2F2 द्वारा ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया में मुक्त होती है। इन डाईफ्लोरोमीथेन जो है के द्वारा ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया के अंदर क्या है वह मुक्त होती है? क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ब्रोमीन। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही है वह होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्लोरीन जो है वह इसके अंदर मुक्त होती है। अगला है जल की तरल प्रकृति का कारण है। जल जो है इसकी तरल प्रकृति का कारण है वह क्या होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो यह होता है हाइड्रोजन बंध के कारण इसकी प्रकृति जो है वह तरल होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है एलपीजी के घटक हैं। एलपीजी जो है उसके घटक कौन कौन से हैं? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो एलपीजी जो है इसकी फुल फॉर्म है वह क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके मुख्य घटक हैं वह कौन कौन से होते हैं? इसके मुख्य घटक हैं, एक तो होता है एथेन होता है, और एक होता है प्रोपेन, एक होता है ब्यूटेन, एक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। इथेन जो है ये नहीं होता है, एथेन है ये होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा? ब्यूटेन और प्रोपेन वाला 3 और 4 जो है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें क्या मिलाया जाता है? मरकैप्टन। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह इसके अंदर सही होगा। इसके अंदर मिथाइल मरकैप्टन या थायो एल्कोहल जो है वह इसके अंदर मिलाया जाता है। अगला है संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक है। सीएनजी जो है यह आपके सिलेबस में दे रखी है, तो इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ेंगे। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मुख्यतः यदि बात करें इसका मुख्य घटक है वह कौन सा होता है? तो इसका मुख्य घटक है वह होता है मीथेन। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 है वह सही हो जाएगा। सीएनजी जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है इसका मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन है वह होता है।
मेथेन और कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन जो है वह होते हैं। कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन जो हैं वह इसके मुख्य घटक हैं वह होते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें तो सीएनजी जो है इसके अंदर कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है यह बहुत कम होती है। कार्बन प्रतिशत मात्रा जो है वह इसके अंदर क्या होती है, कम है वह होती है। जब इसका दहन होता है तो इससे कौन सी गैस है वह निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन का प्रतिशत कम है तो ये गैसें भी इसके अंदर कम है वह निकलती हैं, जिसके कारण यह गैस जो है यह अन्य जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं उनसे कम हानिकारक है वह सीएनजी होती है। उसके बाद में हमें सीएनजी और एलपीजी जो है उसकी बात कर लेते हैं। दोनों गैसों की अंतर जो है इनका उसकी हम बात करते हैं। सीएनजी जो होती है यह एलपीजी की तुलना में यह गैस क्या होती है, हल्की होती है। एलपीजी की तुलना में यह गैस है वह हल्की होती है। जब सीएनजी का रिसाव होता है तो यह गैस जो है वह हल्की होने के कारण यह वायु के अंदर फैल जाती है, और एलपीजी गैस है ये भारी होती है। इस कारण ये क्या होती है, नीचे सतह पर एकत्रित है वह हो जाती है, जिसके कारण दुर्घटना की संभावना है वह बढ़ जाती है। तो ये आप याद रखना। और आप सीएनजी के उपयोग हैं इनके बारे में भी आप याद रखना। ईंधन के रूप में काम में ली जाती है, ईंधन जो है इसके रूप में ये काम में ली जाती है। अभी वर्तमान के अंदर हम बात करें तो सीएनजी की जो गाड़ियां हैं इसमें क्या है, यातायात साधन के अंदर सीएनजी जो है वह पेट्रोल और डीजल जो है इसकी जगह सीएनजी का उपयोग है वह किया जाता है। तो ये सभी फैक्ट हैं वो इसके बारे में आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है। सीएनजी को पाइपलाइन के माध्यम से आसानी से लाया जा सकता है। सीएनजी आसानी से जलती है। सीएनजी क्लीनर ईंधन है। सीएनजी जलने पर बहुत कम ऊष्मा ऊर्जा देती है। तो इसके अंदर कौन सा कथन है जो असत्य दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर असत्य है कि सीएनजी जलने पर बहुत कम ऊष्मा ऊर्जा देती है। यह कथन जो है वह असत्य है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी और सीएनजी के अंतरों के संदर्भ में कौन सा कथन है वह गलत दे रखा है। एलपीजी और सीएनजी जो है इनके बारे में कथन दे रखे हैं, तो कौन सा कथन है वह इसके अंदर गलत दे रखा है। संघनित प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन होती है, जबकि द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण होती है। यह कथन एकदम सत्य कथन है, क्योंकि हमने पढ़ा है जो सीएनजी है इसका मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है, और जो एलपीजी होती है इसका मुख्य घटक क्या होता है, प्रोपेन, ब्यूटेन और एथेन जो है इसके मुख्य घटक होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, सीएनजी में एलपीजी के सापेक्ष अधिक ऊर्जा अवयव होता है। तीसरा कथन दे रखा है, संघनित प्राकृतिक गैस सीएनजी वायु से हल्की होती है। यह कथन सत्य है, ये वायु से हल्की होती है, इस कारण जब इसका रिसाव होता है तो ये वायु के अंदर फैल जाती है। और एलपीजी है ये वायु से भारी होती है, जब इसका रिसाव होता है तो ये नीचे बैठ जाती है, जिसके कारण यह दुर्घटना होने का जो खतरा है वह बढ़ जाता है। एलपीजी के यथोचित दहन के लिए वांछित वायु एवं गैस का अनुपात लगभग 25:1, जबकि सीएनजी का वांछित अनुपात लगभग 10:1 है वह होता है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह असत्य दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सीएनजी में एलपीजी के सापेक्ष अधिक ऊर्जा अवयव होता है, यह कथन असत्य है। अगला है, सुमेलित है वह करना है। सीएनजी दे रखा है, एलपीजी दे रखा है, कोल गैस और वाटर या जल गैस है वह दे रखी है, और इनके प्रमुख घटक जो हैं वह हमको बताने हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें सीएनजी है, इसके अंदर इसका घटक है वह कौन सा होगा, तो हमने पढ़ा है मीथेन जो है वह इसका मुख्य घटक है वह होता है, इसमें 3 हो जाएगा। एलपीजी के बारे में हमने पढ़ा था कौन कौन से होते हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन होते हैं, इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, 2 है वह सही हो जाएगा। उसके बाद में है कोल गैस जो है इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, कोल गैस के अंदर आ जाएगा हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर या जो जल गैस है इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, इसमें 1 नंबर जो है वह सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है वह इसके मुख्य घटक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाटर गैस या जल गैस जो है इसके प्रमुख घटक कौन से होते हैं,
कोल गैस के प्रमुख घटक हैं वह कौन से होते हैं, तो ये सभी आपको याद है वह रखने हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। 3, 2, उसके बाद में 4 और 1। अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र के सिलेंडर पर मौजूद सफेद पट्टी किस गैस को दर्शाती है। ये फायरमैन की एग्जाम में ये क्वेश्चन है वह पूछा गया था, तो हम इसको हल कर लेते हैं। श्वसन तंत्र का जो सिलेंडर है इस पर मौजूद सफेद पट्टी जो है वह किस गैस को दर्शाती है, तो ये दर्शाती है ऑक्सीजन को। उसके बाद में बात कर लेते हैं नाइट्रोजन जो है उसको कौन से रंग की पट्टी है वह दर्शाती है, तो नाइट्रोजन है इसको दर्शाती है काले रंग की पट्टी। काला जो रंग है की पट्टी होती है वह इसको दर्शाती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है इसको धूसर या गरे रंग की जो पट्टी होती है वह इसको दर्शाती है। तो ये सभी हैं वो आप याद रखना। एक आप याद रख लेना हीलियम। हीलियम जो है इसको कौन से रंग की दर्शाती है, तो इसको दर्शाती है भूरा जो होता है वह रंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस चिप्स में फ्लश बैग में भरी जाती है। चिप्स का जो फ्लश बैग है उसके अंदर कौन सी गैस है वह भरी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन गैस जो है वह इसके अंदर भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो होता है वह किसका बहुलक होता है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वह इसके अंदर सही होगा। ये आइसोप्रीन जो है इसका बहुलक है वह होता है। प्राकृतिक रबर जो है वह एक वृक्ष है, इसके द्रव्य से इसको प्राप्त है वह किया जाता है। एक वृक्ष का द्रव्य है जिससे इसको प्राप्त किया जाता है, और वो द्रव्य जो है उसको बोला जाता है रबर क्षीर या लेटेक्स। रबर क्षीर या लेटेक्स जो है उसको बोला जाता है। और यदि हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, तो इसके अंदर आइसोप्रीन जो है ये सही होगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन जो है इसका बहुलक होता है। अब हम बात कर लेते हैं बहुलक। बहुलक जो है ये क्या होता है, बहुलक जो है ये क्या होता है। बहुलक की यदि हम बात करें तो छोटे छोटे सरलतम अणु, छोटे छोटे सरलतम अणु जो हैं ये मिलकर एक उच्च अणुभार वाली लंबी श्रृंखला जो है इसका निर्माण करते हैं। उच्च भार वाली लंबी श्रृंखला युक्त बड़ा परमाणु जो है, बड़ा अणु है जो बनाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, उसको बहुलक है वह कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको बहुलक कहा जाता है। और जो ये प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बहुलीकरण। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बहुलीकरण है वह कहा जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें जो छोटे छोटे अणु जो हैं इनको क्या कहा जाता है, छोटे छोटे जो अणु होते हैं इनको कहा जाता है एकलक। एकलक मोनोमर जो है वह इनको कहा जाता है। एक आप इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट आपको और याद रखने हैं। रबर या क्षीर, जो रबर क्षीर या जो ये लेटेक्स है इसमें क्या मिलाया जाता है, ये ठोस बन जाता है। इसको ठोस बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसके अंदर मिलाया जाता है एसिटिक अम्ल। पहली बात तो आप ये याद रखना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लेटेक्स या रबर क्षीर है इसको ठोस बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इसमें मिलाया जाता है एसिटिक अम्ल। उसके बाद में यदि बात करें तो इस प्रकार जो एसिटिक अम्ल मिलाने के बाद जो रबर पर्याप्त होता है उसकी तनन सामर्थ्य जो है वह होती है कम। तनन सामर्थ्य जो है उसकी क्या होती है, कम है वह होती है। इस तनन सामर्थ्य और इसकी प्रत्यास्थता जो है इसको बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, इसके अंदर मिलाया जाता है सल्फर। इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, इसके अंदर सल्फर मिलाया जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वल्लनीकीकरण है वह कहा जाता है। वल्लनीकीकरण जो है वह इस प्रक्रिया को कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक प्लास्टिक नहीं है। कौन सा जो है इसके अंदर एक प्लास्टिक नहीं है, विनाइल, सेल्यूलाइड, रबर और बेकेलाइट। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, तो रबर जो है ये एक प्लास्टिक नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके बहुलकीकरण से नियोप्रीन बनाया जाता है।
नियोप्रीन जो है वह किसके बहुलीकरण से बनाया जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन दे रखे हैं आइसोप्रीन, विनाइल क्लोराइड, एक्रीनो नाइट्राइल और क्लोरोप्रीन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये किससे बनाया जाता है? नियोप्रीन। नियोप्रीन है किससे बनाया जाता है? क्लोरोप्रीन से। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। उसके बाद में बात करते हैं कृत्रिम रबर बुना एस के निर्माण में निम्न में से कौन से मिश्रण का बहुलीकरण किया जाता है? ब्यूना एस जो है इसके निर्माण में कौन से बहुलीकरण का उपयोग है वह इसके अंदर किया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ब्यूटाडाइन एवं स्टाइरीन जो है इसका बहुलीकरण किया जाता है। अगला है कपास निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक पॉलीमर से बनाया जाता है? कपास जो है वह निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक से बनाया जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और प्रोटीन। तो कौन सा हो जाएगा? सेल्यूलोज इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है कपास के बीजों से प्राप्त कपास का रेशा है एक। कपास के बीजों से प्राप्त कपास का रेशा जो है वह क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं मोनोसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसेकेराइड, पॉली एमिनो अम्ल। तो ये क्या है? ये है पॉलीसेकेराइड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है? इसमें से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी जो रेशा है उसका उदाहरण है? रेयोन, लिनन, जूट और नाइलॉन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नाइलॉन जो है यह गैर सेल्यूलोसी रेशे का एक उदाहरण है। अगला है न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों के उपयोग आने वाला बहुलक है। न चिपकने वाली सतह या एग्जाम में एक नाम और आता है नॉन स्टिक सतह। नॉन स्टिक सतह, नॉन स्टिक सतह या न चिपकने वाली सतह जो है इनके ये जो बर्तन होते हैं इन बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक है वह कौन सा होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो वह होता है टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है सही युग्मों को सुमेलित है वह करना है। ताप दृढ़ बहुलक, ताप सुगटे बहुलक, फाइबर रेशे या प्रत्यास्थ बहुलक जो है इनके बारे में बताना है। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? पीवीसी जो है ये क्या होता है? पीवीसी, पीवीसी है इसमें आ जाएगा ताप सुगटे बहुलक। उसके बाद में दे रखा है बेकेलाइट, बेकेलाइट है इसमें आ जाएगा ताप दृढ़ बहुलक। वल्नीकृत रबर है इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा प्रत्यास्थ बहुलक। फाइबर या रेशे है इसके अंदर आ जाएगा नाइलॉन 6। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। अगला है कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम रेशम है इसको बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? तो कौन से का होता है? ये होता है रेयोन का उपयोग। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसके अंदर सही होगा। बहुलक जब हम पढ़ते हैं तो इसके 2 भाग जो होते हैं बहुलक के, एक तो प्राकृतिक बहुलक, एक होता है संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या होता है? प्राकृतिक रबर है वह होता है। प्राकृतिक रबर है वह होता है। उसके बाद में संश्लेषित बहुलक जो है ये क्या होता है? मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित या संश्लेषित जो बहुलक है उसको क्या होता है? संश्लेषित बहुलक है वह कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल की यदि बात करें, इसके एग्जाम्पल एक तो कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रेशे इसके अंदर आ जाएगा। एक इसके अंदर क्या आ जाएगा? प्लास्टिक है वह आ जाएगा। एक इसके अंदर आ जाएगा संश्लेषित रबर, संश्लेषित रबर है वह इसके अंदर आ जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कृत्रिम जो रेशे हैं इनकी। कृत्रिम रेशे हैं इनकी यदि हम बात करें तो सबसे पहला इसका उदाहरण है वह नाइलॉन, नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 जो है वह किससे बनता है? तो नाइलॉन 66 है वह बनता है एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, इनके संघनन से क्या बनता है? नाइलॉन 66 है वह बनता है। इसका यूज है वह कहाँ कहाँ पर किया जाता है नाइलॉन 66 का? तो मशीनों के गियर में, मशीनों के गियर और बियरिंग बनाने में इसका यूज है वह किया जाता है। बियरिंग बनाने में इसका यूज किया जाता है। टायर
कपड़े, रेसे, रस्सियाँ, बरस आदि में इसका यूज है वह होता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं टेरिलीन की। टेरिलीन जो है इसकी हम बात कर लेते हैं। टेरिलीन है यह किसके संघनन से बनता है? तो ये एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक अम्ल, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथेलिक अम्ल, इनके संघनन से ये बनता है। इसके दूसरे नाम की बात करें तो इसका उपनाम है डेक्रोन। इसको क्या बोला जाता है? डेक्रोन भी इसको बोला जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं रेयोन की, रेयोन जो है इसका निर्माण है वह कैसे होता है? तो रेयोन का निर्माण है वह कैसे होता है? तो कागज जो होता है, कागज या सेल्यूलोज, कागज या सेल्यूलोज है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है इसमें भिगो के इसको साफ किया जाता है, इसमें भिगोकर इसे साफ किया जाता है। उसके बाद में कार्बन डाई सल्फाइड जो है इसमें घोलकर सेल्यूलोज का विलयन जो है वह इसे प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में जो विलयन प्राप्त हुआ है इसको महीन छिद्र से प्रभावित कर इसको तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर छोड़ा जाता है, जिससे रेयान जो है वह प्राप्त होता है। रेयान या रेवान जो है वह प्राप्त होता है। इसका यूज है वह कहाँ कहाँ पर किया जाता है? वस्त्र के अंदर, धागे में, दरियां बनाने में आदि में इसका उपयोग है वह किया जाता है। रेयोन जो है यह कैसे बनाया जाता है? कागज या सेल्यूलोज जो है इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भिगोकर इसको साफ किया जाता है। बाद में इसे कार्बन डाई सल्फाइड जो है इसमें घोलकर सेल्यूलोज का जो विलयन है वह बनाया जाता है। ये जो विलयन होता है इसको महीन छिद्र में से प्रवाहित करके तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसके अंदर छोड़ा जाता है। बाद में ये रेयान जो है हमें प्राप्त होता है। ये आप याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं प्लास्टिक की। प्लास्टिक की बात कर लेते हैं। प्लास्टिक जो है इसकी यदि हम बात करें तो पहला पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है यह किससे बनता है? पॉलीथीन जो है यह किससे बनता है? एथीन। एथीन जो है, एथीन के अणु जो हैं इनको उच्च ताप एवं दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण की क्रिया के द्वारा पॉलीथीन जो है वह बनाया जाता है। तो किससे बनाया जाता है? एथीन से इसका निर्माण है वह किया जाता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है यह किससे बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से। विनाइल क्लोराइड जो है इसके बहुलीकरण से इसको बनाया जाता है। तीसरे नंबर पर प्लास्टिक की यदि हम बात करें तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जो है इसका निर्माण किससे किया जाता है? तो इसका निर्माण है वह किससे होता है? ये होता है विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल जो है इसके बहुलीकरण से इसका निर्माण है वह होता है। और इसका जो यूज है वह कहाँ कहाँ पर होता है? स्वेटर, ऊन, तकिया, गद्दे आदि जो हैं इनके निर्माण में इसका यूज है वह किया जाता है। पीवीसी जो है इसका उपयोग किसके अंदर किया जाता है? पाइपों के अंदर इसका यूज होता है। जूते जो हैं इसके अंदर होता है। बरसाती कपड़े होते हैं इसके अंदर भी इसका यूज है वह किया जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें, एक और आप याद रखना प्लास्टिक में, पॉलीस्टाइरीन। इसका निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण है वह किससे होता है? स्टाइरीन से होता है। स्टाइरीन से इसका निर्माण है वह होता है। इसका उपयोग है वह कहाँ कहाँ पर होता है? इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? इसका उपयोग होता है चाय के कप में, बोतल के ढक्कन, रेफ्रिजरेटर के जो भाग हैं, रेफ्रिजरेटर के भाग,
रेफ्रिजरेटर के भाग, दीवारों की टाइल, पैकिंग सामग्री आदि में पॉलीस्टाइरीन जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो ये चारों हैं, ये भी आप याद रख लेना। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं संश्लेषित रबर की। संश्लेषित रबर जो है इसकी बात करते हैं। संश्लेषित रबर जो है ये होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है ब्यूना एस। ब्यूना एस जो है ये किससे निर्मित होता है? ये होता है, ये पीछे हमने क्वेश्चन किया था, ब्यूटा डाइईन प्लस स्टाइरीन, इससे ये निर्मित है वह होता है। ब्यूना जो है, ब्यूना के अंदर ब्यू जो है इसका अर्थ क्या होता है? ब्यू का अर्थ होता है ब्यूटा डाइईन, और ना जो है इसका अर्थ क्या होता है? ना का अर्थ है वह होता है सोडियम उत्प्रेरक को दर्शाता है। सोडियम उत्प्रेरक जो है उसको ये दर्शाता है। एक हम बात कर लेते हैं ब्यूना एन संश्लेषित रबर की। ये किससे बनता है? इसके अंदर भी ब्यूटा डाइईन और इसके अंदर होता है एक्रिलोनाइट्राइल। तो ये एक क्वेश्चन तो एग्जाम में बन चुका है, ब्यूना एस वाला, ब्यूना एन वाला भी आप याद रखना। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन हल। इनमें से कौन सा एक संश्लेषित या सिंथेटिक फाइबर है? कौन सा संश्लेषित है? कपास दे रखा है, रेयन दे रखा है, जूट दे रखा है और रेशम है वह दे रखा है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। रेयन जो है वह संश्लेषित है। रेयन जो है इसको कृत्रिम सिल्क भी कहा जाता था पहले। कृत्रिम सिल्क जो है यह भी इसको कहा जाता था। अगला है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? सेल्यूलोज दे रखा, स्टार्च, रेयन, आरएनए, तो कौन सा नहीं है? रेयन जो है ये नहीं होगा। रेयन है ये नहीं होगा। अगला है किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा रेशा है जिसको सुनहरे रेशे के रूप में भी जाना जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है। किसको? जूट को। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला है प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल जो है वह क्या है? अल्केन, अल्काइन, एल्डेहाइड, एल्कोहल। तो प्रोपेन जो है वह क्या होता है? एल्कोहल जो है वह होता है। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पारदर्शी जो साबुन है इसको बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग है वह किया जाता है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। एथेनॉल का उपयोग इसके अंदर होता है। अगला है निम्न में से एनाइनिक डिटर्जेंट है, इसमें से कौन सा एनाइनिक डिटर्जेंट है वह है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? सोडियम लोरिल सल्फेट। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद है। साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद है वह क्या होता है? तो यह होता है ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है अपमार्जक डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? किस सिद्धांत पर इनके द्वारा साफ है वह किया जाता है? तो ये पृष्ठ तनाव के जो सिद्धांत है इस पर ये कार्य है वह करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं, शून्य हो जाता है। तो क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते क्योंकि? कठोर जल जो है इसमें कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? ऑप्शन नंबर 3 से होगा। साबुन जो है ये धूल के कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्कम का निर्माण है वह कर लेता है, जिसके कारण कठोर जल जो है इसमें अच्छे से कपड़े हैं वह साफ नहीं हो पाते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है? पानी की स्थायी कठोरता है इसको दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें होता है NaCO3 10H2। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग है वह होता है और इसको क्या बोला जाता है? दावन सोडा के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्कीन का उदाहरण है। इसके अंदर एल्कीन का उदाहरण है वह कौन सा है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही है वह होगा? ऑप्शन दे रखे हैं C2H6, C2H4, C3H8 और C2H2। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 3 सूत्र हैं वह याद करने हैं। एल्केन,
एल्केन का सूत्र है वह क्या होता है? एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। उसके बाद में बात करें एल्कीन का सूत्र है वह क्या होता है? एल्कीन का सूत्र जो है वह क्या होता है? CnH2n। एल्काइन जो है इसका सूत्र क्या होता है? एल्काइन इसका सूत्र होता है CnH2n-2। तो इसके अंदर n जो है ये क्या हो जाएगा? C जो हमने को दे रखे हैं 2 है या 3 है, ये मान है यहाँ पर रख देंगे। इसके अंदर पहला ऑप्शन है, इसके अंदर दे रखा है C2H6। तो n की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है 2। n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। तो 2 का मान यहाँ पर रखेंगे तो C2 हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 2 6। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? C2H6 है वह आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? सॉरी, ये तो एल्केन का हो गया ना, पहला ऑप्शन तो इसके अंदर हो जाएगा असत्य। ये हो गया एल्केन का। हमें पूछा गया है एल्कीन का उदाहरण। एल्कीन का कौन सा हो जाएगा? n का मान यदि हम 2 रखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। C2H4 जो है वह क्या हो जाएगा? C2H4 है वह हो जाएगा एल्कीन का। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। यदि 3 n का मान रखें तो क्या हो जाएगा? 3 यहाँ पर यदि n का मान, इसमें C3 भी दे रखा है तो 3 रखें तो C3 2 गुणा 3 6। C3H6 है, ये भी एल्कीन का उदाहरण है वह होगा। तो इस सूत्र में आपको मान रखने हैं। n क्या है जो मान आपको दिया गया है? C कितने हैं? इसमें 2 हैं, तो यहाँ पर n का मान रखेंगे 2 और यहाँ पर h है वो हम ज्ञात कर लेंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 2 6। तो C2H6 है। ये तो किसका है? एल्केन का उदाहरण है। यहाँ पर हमें एल्कीन का पूछा है तो इस सूत्र में हम मान रखकर ये पता लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही हो जाएगा। उसके बाद में हेप्टेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? हेप्टेन जो है इसके अंदर कितने कार्बन परमाणु है वह होते हैं? हमने पीछे पढ़ा था कि एक कार्बन है उसको क्या कहा जाता है, 2 कार्बन है उसको क्या कहा जाता है। तो हेप्टेन है ये कितने कार्बन है उसको कहा जाता है 7 कार्बन। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कौन सा पॉलीएमाइड बहुलक है? इसके अंदर कौन सा है वह पॉलीएमाइड बहुलक है? नाइलोन 6 टेरिलीन टेफ्लोन पॉलीथीन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें जो हैं वह कौन सी हैं? इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा? आर्गन दे रखा है, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन है वह दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा? इसके अंदर कौन सी अक्रिय गैसें हैं? तो ये चारों ही अक्रिय गैसें हैं वह होती हैं। अक्रिय गैसों की बात करें तो अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है हीलियम, हीलियम के बाद में बात कर लेते हैं नियोन, नियोन होती है और 4 ये आपको दे रखी हैं। ये सभी क्या हैं? अक्रिय गैसें हैं वह होती हैं। इसके अंदर भी हम बात करें रेडोन, रेडोन जो है ये क्या होती है? ये रेडियो सक्रिय गैस है वह भी होती है, रेडियो सक्रिय भी यह होती है। अगला है नाइलोन, रेसे बने होते हैं। नाइलोन जो रेसे हैं वह किससे बने होते हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो किससे बनते हैं? ये पॉलीएमाइड बहुलक से। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना गया है? एक कार्बन क्रेडिट जो है उसको किसके तुल्य माना गया है? तो ये माना गया है 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के तुल्य। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला ये क्वेश्चन हो गया है, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही हो जाएगा, एथेन। एथेन का उपयोग है वह इसके अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन असत्य है? एथेनॉल कमरे के ताप पर एक द्रव है, एथेनॉल जल में आंशिक रूप से होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर असत्य है। एथेनॉल जो है यह जल के अंदर पूर्ण रूप से घुलनशील होता है, पूर्ण रूप से घुलनशील है वह होता है, घुलनशील। अगला है अपमार्जक का प्रयोग कठोर जल के साथ भी किया जा सकता है क्योंकि। अपमार्जक है इनका उपयोग कठोर जल के साथ भी किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्यों किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 4 से होगा। अपमार्जक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणियां अमोनियम के क्लोराइड या ब्रोमाइड लवण होते हैं जो कठोर जल में उपस्थित Ca और Mg आयन के साथ अवक्षेप है वह नहीं बनाते हैं। अगला है अपमार्जक किससे बने होते हैं? अपमार्जक जो है ये किससे बने होते हैं? तो ये सल्फोनिक एसिड के जो सोडियम लवण है इससे बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है साबुन और डिटर्जेंट से संबंधित सत्य कथन की पहचान है वह करनी है।
साबुन सल्फ्यूरिक एसिड की लंबी श्रृंखला के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि डिटर्जेंट आमतौर पर कार्बोक्सिलिक जो एसिड है इसके सोडियम लवण होते हैं। जब साबुन के अणु पानी और गंदगी के संपर्क में आते हैं तो वे मिसेल्स बनाते हैं। ये मिसेल्स पानी की मौजूद गंदगी को बाहर निकालने में सक्षम है। साबुन कठोर जल में भी प्रभावकारी है। 4 नंबर ऑप्शन है वह क्या हो गया? 4 नंबर ऑप्शन हो गया असत्य। कठोर जल में भी प्रभावकारी है। कठोर जल में डिटर्जेंट अप्रभावी रहता है। 5 नंबर ऑप्शन है ये भी हो गया असत्य। कठोर जल के अंदर साबुन प्रभावकारी नहीं है, कठोर जल में डिटर्जेंट जो है यह प्रभावकारी होते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें और कौन सा कथन है वह इसके अंदर सत्य है वह दे रखा है, तो 2 नंबर और 3 नंबर कथन है वह इसके अंदर हो जाएंगे सत्य। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। पहला कथन भी है इसके अंदर असत्य दे रखा है। अगला है वॉशिंग पाउडर को सूखा रखने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है? वॉशिंग पाउडर जो है इसको सूखा रखने के लिए कौन सा रसायन है वह मिलाया जाता है? तो यह मिलाया जाता है सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है नायलॉन 6 की एकलक इकाइयां हैं। नायलॉन 6 की एकलक इकाइयां हैं वह क्या होती हैं? तो ये होती हैं एडीपी अम्ल और हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कौन से बहुलक प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? कौन से बहुलक है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? स्टार्च और नायलॉन, प्रोटीन एवं पीवीसी, प्रोटीन एवं नायलॉन, स्टार्च एवं सेल्यूलोज। तो कौन सा ऑप्शन है वैसे ही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 स्टार्च एवं सेल्यूलोज। ताप दृढ़ बहुलकों के लिए सही कथन का चयन करना है। गर्म करने पर न पिघलते हैं और न ही नरम होते हैं। ये तिर्यकबद्ध बहुलक हैं। गर्म करने पर तिर्यक बंधों द्वारा जाल का निर्माण होता है तथा जब इन्हें ठंडा करते हैं तो यह अनुत्क्रमणीय रूप से कठोर होता है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। सभी कथन है वह इसके अंदर सत्य दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में से कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक अम्ल का बहुलक है? कौन सा इसके अंदर एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक अम्ल का बहुलक है वह होगा? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, डेकेरोन। अगला है साबुन के अणु में होता है। साबुन के अणु जो है इनके अंदर क्या होता है? तो इसमें एक जल रागी शीर्ष और एक जल विरागी पूंछ जो है वह इसके अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रधान योगदाता नहीं है? कौन सा नहीं है? सीमेंट भट्टियां, ऊर्जा उत्पादक उद्योग, ज्वालामुखी प्रस्फुटन, वाहन निकास। कौन सा नहीं है? ज्वालामुखी प्रस्फुटन। अगला है प्रमुख फोटोकेमिकल स्मोक है। इसमें से कौन सा प्रमुख फोटोकेमिकल स्मोक है वह है? तो कौन सा होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है कौन सा दनायनीत अपमार्जक है? इसमें से कौन सा दनायनीत अपमार्जक है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड जो है यह एक दनायनीत अपमार्जक है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह है उपस्थित होता है? कौन से के अंदर कार्बोक्सिलिक जो समूह है वह उपस्थित होता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। एस्पिरिन के अंदर ये होता है। सामान्य सूत्र CnH2nO2 एक विवर्त श्रृंखला का हो सकता है वह है? कौन सी का ये सूत्र है वह होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर? तो ये होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का। निम्नलिखित में से कौन एल्काइंस की एक सजातीय श्रृंखला से संबंधित है? एल्काइंस जो हैं इनसे यह पूछा गया है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है वह सही होगा। जो सूत्र है CnH2n-2, तो n का मान है यहाँ पर 3 रख देंगे। इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 करेंगे तो C3H4 जो है इसके अंदर आ जाएगा। एल्काइन जो है इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कार्बन परमाणु द्वारा कौन सी संकर अवस्था नहीं दर्शाई जाती है? कार्बन परमाणु जो है वह कौन सी संकर अवस्था है वह नहीं दर्शाता है। कार्बन परमाणु जो है इसके अंदर डी कक्षक है वह नहीं होता है, तो sp3d है वह नहीं दर्शाएगा। वह गुण जो कि कार्बनिक यौगिक की शुद्धता का मापदंड है, वह गुण जो कि कार्बनिक यौगिक की शुद्धता का मापदंड है वह कौन सा है? तो वो है गलनांक। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्कीन समजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है?
एल्कीन जो है इसके बारे में पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही हो जाएगा। उस सूत्र की सहायता से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं के यकृत में संचित रहता है। जंतुओं के यकृत में कौन सा बहुलक है वह संचित रहता है, तो यह रहता है ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम होता है। मिथेन, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल, कौन से का होता है, तो एसिटिक अम्ल का जो गलनांक है वह अधिक होगा। प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनॉन जो है इसके अंदर क्रियात्मक समूह है वह कौन सा होगा, तो इसमें होता है कीटोन। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला है XeF5+ आयन की संरचना है। इस आयन की संरचना है वह कैसी होती है, तो यह होती है वर्ग पिरेमिडीय। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इनमें से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है। सेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, कौन सा होगा, तो सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है एरोमेटिक यौगिक का चयन है वह करना है। इसमें से कौन सा है वह एरोमेटिक यौगिक है वह दे रखा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है हक्कल नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक है। कौन सा यौगिक जो है वह इसके अंदर एरोमेटिक है वह दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता है। पोमिटिक अम्ल दे रखा है, स्टेरिक अम्ल, लोरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, कौन सा हो जाएगा, तो बेंजोइक अम्ल इसमें काम है वह नहीं आता है। अगला है पेंटेन में कितने संरचनात्मक समावेवी हैं वह संभव हैं। पेंटेन जो है इसके अंदर कितने संरचनात्मक समावेवी जो हैं वह संभव हैं, तो कितने होंगे, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा 3। रोगाणुरोधक गुणों को प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसको साबुन में मिलाया जाता है। साबुन के अंदर किसको मिलाया जाता है, तो ये मिलाया जाता है बाइथियोनल को। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा संघनन बहुलक नहीं है। डेक्रोन, मेलेनाइन, नियोप्रीन और ग्लिप्टल, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर, तो नियोप्रीन जो है यह एक संघनन बहुलक नहीं है। कृत्रिम रेशा है, इसके अंदर कृत्रिम रेशा कौन सा है। नाइलोन, टेरिलिन, रेयोन, उपयुक्त सभी, तो कौन सा है, सभी। प्राकृतिक रेशे हैं कपास, ऊन, सिल्क, सभी, तो ये सभी के सभी हैं वह प्राकृतिक रेशे हैं। अगला है pH3 की तुलना में NH3 का क्वथनांक ज्यादा होता है, क्यों होता है ज्यादा क्वथनांक NH3 में, हाइड्रोजन बंध के कारण। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला है कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखलाएं बनाने के लिए उत्तरदायी है कहलाता है। कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखलाएं बनाने के लिए उत्तरदायी है क्या कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं, केंटेनेंसन कहा जाता है। केंटेनेंसन श्रृंखला है वह उसको कहा जाता है। कार्बन परमाणु की अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्भुत क्षमता होती है जिसमें वह बड़े अणुओं को जन्म देते हैं, यह कहलाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको श्रृंखलन या केंटेनेंसन है वह कहा जाता है। कार्बनिक यौगिकों को केवल जीवित जीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है और इनको प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता, यह कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको जैव शक्ति सिद्धांत है वह कहा जाता है। एल्डिहाइड में उपस्थित कार्यात्मक फंक्शनल समूह है वह कौन सा है। एल्डिहाइड के अंदर कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। मिशेल गठन में हाइड्रोकार्बन पूंछ है। मिशेल गठन के अंदर हाइड्रोकार्बन पूंछ जो है वह क्या है, यह है आंतरिक। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। सफाई के दौरान साबुन के अणुओं द्वारा निर्मित संरचनाओं को क्या कहा जाता है। सफाई के दौरान साबुन के अणुओं द्वारा निर्मित संरचनाओं को क्या कहा जाता है, तो इनको मिशेल्स है वह कहते हैं। निम्न यौगिकों में से किसमें OH जो है ये एक क्रियात्मक समूह होता है। OH जो है वह किसके अंदर एक क्रियात्मक समूह है, तो इसमें दे रखा है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनेल, ब्यूटेनोन, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर से होगा, तो ब्यूटेनॉल के अंदर OH समूह है। उस कथन की पहचान करें जो कि कार्बन यौगिकों के लिए सत्य है। वे कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं जो शाखा और वलय संरचनाओं में व्यवस्थित होते हैं। ये विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं, उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, वे सहसंयोजक बंधे बनाते हैं। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर है वह सत्य दे रखा है, तो 1 और 4 नंबर जो ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा।